नमस्कार। हमारे देश के अंदर अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है स्पीकर के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ। क्यों लाया जा रहा है? पीछे के क्या कारण है? और इसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है या इसके कुछ और भी नाम है? तो इसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार का कोई मंत्री होता है, तो हम ये जानने के लिए लेके आते हैं कि वो सरकार अब बहुमत में नहीं रही है। जो जनता है जन बहुमत में नहीं रही है। देखना है, आप इसको भी समझ लेना कि जैसे मान लो कि टोटल 100 सीटें हैं हमारी संसद के अंदर, ठीक है। 72 सीटों का बहुमत चाहिए और 72 सीटें सरकार के पास है। अब जनता यहाँ पे विश्वास नहीं कर रही है, जो जनता है वो विश्वास नहीं कर रही है। अब जनता विश्वास नहीं कर रही है तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो प्रतिनिधि भी सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 100 सांसद जो होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि इतने परसेंट लोग होने चाहिए जो एक ऐसा प्रस्ताव लेके आए जो सरकार के बारे में हमको ये बता सके कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को गिराना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। इस हिसाब से लाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो है स्पीकर की। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। स्पीकर के खिलाफ जो लाया जाता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे रिसोल्यूशन फॉर ऑफ स्पीकर। इसको कहा जाता है रिसोल्यूशन फॉर रिमूवल और स्पीकर। मतलब कि जो अध्यक्ष है वो सरकार सत्ता पक्ष की तरफ खिंचाव हो रहा है उसका, या विपक्ष की तरफ खिंचाव हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और या सरकार भी ला सकती है ये, और विपक्ष दोनों ला सकते हैं। अब ओम बिरला जो अभी हमारे लोकसभा स्पीकर है उनको लेकर लाया जा रहा है। इसमें आर्टिकल की जो बात की गई है वो आर्टिकल 94 है। आर्टिकल 94 के तहत लाया जा रहा है। अब समझना है यहाँ पे राहुल गांधी जैसे ही खड़े होते हैं संसद में बोलने के लिए, उनको नहीं बोलने दिया गया। कोई किताब का जिक्र किया गया तो किताब को लेकर कहा गया कि ये पब्लिश नहीं हुई, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। वो एलओपी है, लोकसभा का नेता है, उसको लेकर ये कहा गया कि आप इस पे नहीं बोल सकते हो। और रूल पे रूल, रूल पे रूल, रूल पे रूल बताए जा रहे थे। तो यहाँ पे विपक्ष को लगा कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। उसके बाद दूसरे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उन पे भी बोलने से रोक दिया गया कि आप नहीं बोल सकते हो। मतलब एक तरीके से विपक्ष का काम होता है कि वो दोनों सदनों को चलने दे, लेकिन उसमें विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो यही है कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो आरोप लगाया गया है वो माइक को लेकर लगाया गया है। माइक, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो माइक है उसको बंद कर दिया जाता है। विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनके सबके माइक को बंद कर दिया जाता है और माइक चलाया जाता है सत्ता पक्ष के लोगों का। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि उनकी आवाज़ दब जाती है और इधर जो भी उठ के बोलना चाहे वो आसानी से बोल देता है, उनकी आवाज़ पहुंच जाती है। तीसरी चीज होती है कि रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? संसद में विपक्ष के द्वारा काफी कुछ बोला जाता है, उन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाता है। लेकिन वही जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा गलत भी बोल दिया गया लेकिन उसको रिकॉर्ड पे ले लिया जाता है। तो ये भी दिक्कत हो रही थी। देखो यहाँ पे विपक्ष के आरोप है, ये हमारे नहीं है, विपक्ष के आरोप है कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर वापस सत्ता पक्ष यही कहता है कि हम किसी की आवाज़ नहीं दबा रहे हैं, विपक्ष को हल्ला करना है, मीडिया में सुर्खियां बटोरनी है, इसलिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहा जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिसोल्यूशन ऑफ रिमूवल, रिसोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। तो जब स्पीकर हटेगा तो क्या नया स्पीकर आएंगे? तो बिल्कुल उनकी जगह कोई नया स्पीकर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ को ध्यान रखना, जैसे ही ये बैठक मतलब कि प्रस्ताव लोकसभा में पारित करना होगा तो इसमें कुछ साइन चाहिए होंगे। तो इसमें
50 से ज़्यादा लोगों के साइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रस्ताव लाने से पहले 50 लोगों का समर्थन होना जरूरी है, तो 50 लोगों का कम से कम इस पर साइन होने चाहिए, तभी ये लोकसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद इसमें है कि अपना पक्ष रख सकता है विपक्ष, कह सकता है कि हम क्यों हटाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या इसमें जो बोला जाएगा वो सारे मुद्दे वापस बोले जा सकते हैं? तो नहीं बोले जा सकते हैं। सिर्फ उतना ही बोला जाएगा जितना ओम बिरला को क्यों हटाया जा रहा, इस पे फोकस करें, मतलब बात बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप चीन का मुद्दा उठा लोगे और चीन के बारे में दूसरा बोलने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे विपक्ष में जो भी है वो अगर ठीक ठाक तरीके से बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि एलओपी को इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा था क्योंकि वो चीन पे बोल रहे थे, तो यहाँ पे 2-4 लाइनें कोट की जा सकती है। उसी तरीके से अभी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के खिलाफ, उसमें भी 2-4 शब्दों को बोला जा सकता है। तो बारीकी के साथ थोड़ा सेटलमेंट करके इन बातों को रखा जा सकता है सामने, लेकिन बिल्कुल ही वही मुद्दे नहीं बोले जा सकते। यहाँ पे आपको इतना बोलना होगा कि किस प्रकार से लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष के साथ में चल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं? तो नहीं उठाए जा सकते। आप देखिए ना कि राष्ट्रपति अभिभाषण जो हुआ अभी, इसमें नहीं उठाए जा सके तो अभी कैसे उठाए जा सकेंगे? तो फिर आगे चलते हैं, हमारा कुछ पॉइंट है इसके अंदर, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जैसे ही ये आता है समर्थन तो हो गया, सिंपल सी बात है। इसको पारित करने के लिए कि लोकसभा में कितने सांसद मौजूद हैं, जो जितने सांसद मौजूद है उनका 50% चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी 50% चाहिए, लिख देते हैं 50% चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर अपना पक्ष रख सकता है। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला है, वो आके अपनी बात रख सकते हैं कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। और दूसरी चीज, वो वोट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वोट 50-50% हो गया फिर उनका वोट नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं वो, ये सिंपल सी बात है, अपना पक्ष रख सकते हैं। यहाँ पे एक और है कि वो वोट दे सकते हैं। मान लो कि 60-40 से वोट आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपना वोट दे सकते हैं क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 50%, 50-50 वोट आ रहे हैं और फिर अगर एक वोट और है तो वो अपना वोट नहीं दे सकते। अगर दे रखा होगा तो वो वोट खारिज हो जाएगा, उनका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 50% और अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे पहले एक चीज और, एक चेक एंड बैलेंस, यहाँ पे ध्यान रखना, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, ठीक है। इसमें यह होता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार की जितनी भी संस्थाएं हो, सबको अपना धर्म निभाना होता है, सबको अपना काम ईमानदारी से करना होता है, तभी चेक एंड बैलेंस बना रह सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर गलत प्रभाव नहीं डाला जा सकता है, मतलब विपक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका जो काम है वो सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर वो काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें होने लग जाएगी। जैसे कि अभी ईडी सीबीआई है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार केस गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि आप तोते बनकर मत रहिए। कल एसआईआर पे जो मामला हो रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ही कह दिया कि एसआईआर तो होके रहेगा, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप लेके आइए, हम उनको सही कर देंगे, लेकिन एसआईआर तो होके रहेगा। यहाँ पे राज्यों के द्वारा सीधी मांग एसआईआर को लेकर की जा रही थी और कहा जा रहा था कि एसआईआर में जो है, ठीक है, स्पेशल जो वो वोट को लेकर किया जा रहा है अभी उसमें, तो उसमें यह है कि ईसीआई पे हमला किया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको गलत लगता है कुछ भी आप लेके आइए, लेकिन एक संस्था को हम बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। यहाँ से क्या बिगड़ जाएगा, चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही गलत कर रहा है, तो जनता का विश्वास ही वोट से उठ जाएगा बिल्कुल ही। अभी तक तो विपक्ष, सरकार ही फैसले सुना रही है और कह रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, चुनाव आयोग तो बिक चुका है, चुनाव आयोग नहीं बिका है, इस तरह की बातें चल रही है।
अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ पे मोहर लगाते और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं विपक्ष सही है, वो चुनाव आयोग तो बीत चुका है पूरा, इस SIR को बंद कर दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाएगा, जनता का भरोसा ही उठ जाएगा, 140 करोड़ देश की जनता का भरोसा उठ जाएगा। कहेंगे कि अगर चुनाव आयोग ही बिक चुका है तो हमारे वोट तो सही थे ही नहीं, जो हमने पहले वोट डाले वही सही नहीं थे, और हो सकता है कि देश के अंदर हालात भी बिगड़ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, संस्थाओं को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आती है, इसलिए चेक एंड बैलेंस की हम बात करते हैं। और चेक एंड बैलेंस का काम संसद के अंदर हम देखें तो स्पीकर के हाथ में होता है, स्पीकर का काम होता है। जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, कोट करते हैं, देखो ऐसे ही कहा गया हो, क्योंकि मोदी जी भी काफी बार विपक्ष के लिए कितना कुछ कह देते हैं, बहुत अच्छी बातें कह देते हैं, लेकिन लागू थोड़ी की जा रही है क्या। तो नेहरू जी ने हो सकता है कि कह दिया हो लेकिन लागू नहीं की गई हो। तो यहाँ पे एक चीज को समझना, उन्होंने कहा था कि सरकार की आवाज पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन विपक्ष की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए विपक्ष को ज़्यादा बोलने की पावर देना टाइम देना चाहिए, कुछ वो ज़्यादा बोले। तो इस तरह की बातें की गई थी पहले स्पीकर को लेकर, फिर डिप्टी स्पीकर का पद लाया गया, उसमें जो विपक्ष का होता है वही उसको बिठाया गया, वो सारी चीज़ें बाद में हुई है। तो चेक एंड बैलेंस का काम स्पीकर करता है। इससे पहले माइक बंद जो है हमने बात कर ली है, माइक बंद की भी हमने बात कर ली है कि बार बार माइक बंद कर दिया जाता है, तो ये तो हो रहा है, माइक बंद का तो हो रहा है, इसमें तो कोई नहीं है कि काफ़ी बार देखा है कि माइक बंद कर दिया जाता है। GV मावलंकर, ठीक है, GV, ये 1954 में लाया गया था इनके खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, तब लाया गया था इनके खिलाफ, काफ़ी बार लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, काफ़ी बार लाया गया, हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं। GV मावलंकर के समय 1954 में लाया गया था। ये सरकार, इसमें सीधा कहा गया कि सरकार के ही लिए बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो फिर लेकिन पास नहीं हुआ क्योंकि बहुमत नहीं था। दूसरी बार जब आया तो सरदार हुकुम सिंह 1966 में लाया गया, ठीक है। बलराम जाखड़ के समय लाया गया, 1987 में लाया गया, जब वो फर्ज घोटाला की बात चल रही थी तब लाया गया। तो अभी UPA सरकार में भी लाया गया, उसमें तो अपनी ही पार्टी के लोग लेके आ गए थे उनके खिलाफ, फिर उन्होंने पद ही छोड़ दिया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अब हमने यहाँ पे एक बात की है कि बहुमत क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बहुमत सरकार के पास है तो वो हमेशा स्पीकर को बिल्कुल हटाया ही नहीं जा सकता, तो हटाया तो नहीं जा सकता है। ये तो है कि ओम बिरला को हटाया तो नहीं जाएगा, हट ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुमत ही नहीं है सरकार के पास, ठीक है। सरकार के पास मतलब विपक्ष के पास बहुमत ही नहीं है। तो ये हटाने के लिए तो नहीं लाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि स्पीकर को हटाने के लिए तो नहीं लाया जा रहा है ये। तो फिर क्यों लाया जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है कि दुनिया के अंदर भारत की इस स्पीच को पहुंचाया जा सके। आप देखना काफ़ी कुछ भाषण इंग्लिश में दिए जाएंगे, राहुल गांधी भी इंग्लिश में ही बोलेंगे, ताकि दुनिया में जो जिनकी नज़र भारत की ओर है वो, या नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हो गई, या इंटरनेशनल देश हो गए, कंट्री हो गई, सब कंट्रियों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। इसको लेकर लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि भारत की जनता तक पहुंचाया जा सके कि भारत की संसद में क्या हो रहा है, आपके पैसे कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इसलिए लाया जा रहा है। ये सरकार के पास मतलब कि विपक्ष के पास आखिरी होता है ये, इसके बाद उनके पास और कोई पावर नहीं है कि संसद में वो चर्चा करवा सके या अपनी बात को रख सके, उसके अलावा कोई पावर नहीं होती है। तो पावर सिर्फ इतनी है विपक्ष के पास कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, महाभियोग लाए, या फिर ये हमने जो बात की रिसोल्यूशन ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ये लेके आए। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं कि फैक्ट क्या है, तो काफ़ी गहराई में इसमें चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इनका निर्णायक मत नहीं होता है, हटाया नहीं जाएगा, लेकिन बात को बताने के लिए, समझाने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बात को लाया जा रहा है। तो ठीक है, कैसी लगी आपको ये क्लास समझाने के लिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।